देखिए, आज की पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो उसकी जड़ों को पकड़ना बहुत जरूरी है। और जब बात हिंदू राष्ट्रवाद की होती है तो इसकी विचारधारा को गढ़ने में दो नाम सबसे आगे आते हैं, वीडी सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय। तो आज हम इन्हीं के विचारों को एक एक करके परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि वो कौन थे? कौन थे वो फाउंडेशनल थिंकर्स जिन्होंने मॉडर्न हिंदू नेशनलिज्म की पूरी आइडियोलॉजी को शेप किया? और इसका जवाब हमें दो बहुत बड़े नामों तक ले जाता है, विनायक दामोदर सावरकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज का हमारा पूरा फोकस इन्हीं दो विचारकों के नजरिए को समझने पर रहेगा। अच्छा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों वास्तुकारों के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर सावरकर के हिंदुत्व के आइडिया में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद उपाध्याय के एकात्म मानववाद को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इनकी पॉलिटिकल लेगेसी आज भी कितनी रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। देखिए, किसी भी विचार को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके विचारक को समझना। तो आखिर कौन थे ये वीडी सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय? ये जो टाइमलाइन है ना, ये असल में दो अलग अलग पीढ़ियों की कहानी है। एक तरफ देखिए 1883 में जन्मे सावरकर। उनका पूरा जीवन ब्रिटिश राज के खिलाफ एक क्रांतिकारी संघर्ष था। अभिनव भारत बनाया और फिर अंडमान की सेल्युलर जेल, काला पानी की सजा, सब कुछ देखा। और फिर उनसे करीब 33 साल बाद 1916 में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय। इनका दौर था आज़ादी के बाद का भारत। इन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और फिर भारतीय जनसंघ की नींव रखी। मतलब दोनों के जो हालात थे, जो दौर था, वो बिल्कुल अलग था। और यही वजह है कि उनके विचारों में भी हमें इतना फर्क देखने को मिलता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सावरकर की। और जब भी सावरकर का जिक्र होता है तो एक शब्द, एक विचार हमेशा सामने आता है जो शायद उनका सबसे प्रभावशाली और हाँ, सबसे विवादास्पद विचार भी है, हिंदुत्व। तो सवाल उठता है कि ये हिंदुत्व आखिर है क्या? क्या ये कोई धर्म है? सावरकर के हिसाब से नहीं। उनके लिए ये पूजा पाठ या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल पहचान थी, एक राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान। इसका मकसद क्या था? मकसद था कि भारत में जितने भी अलग अलग देशी पंथ हैं, विश्वास हैं, उन सबको एक साझा राष्ट्रीय पहचान के धागे में पिरोना। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। सावरकर ने हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर हिंदुत्व शब्द को चुना। अब सवाल है, ऐसा क्यों? सावरकर का मानना था कि हिंदू धर्म के अंदर जो अलग अलग पंथ और मतभेद हैं, वो एक तरह से कमजोरी हैं। तो हिंदुत्व एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो इन सारे विभाजनों से ऊपर उठकर सबको एक नेशनल आइडेंटिटी, एक राष्ट्रीय पहचान दे सके। ठीक है, तो फिर सावरकर के हिसाब से हिंदू कौन है? इसके लिए उन्होंने 3 जरूरी शर्तें रखीं। पहली शर्त, राष्ट्र, मतलब उस व्यक्ति का या उसके पूर्वजों का इस भूमि से, इस टेरिटरी से गहरा नाता होना चाहिए। दूसरी शर्त, साथी। यहां साथी का मतलब रेस से है, एक कॉमन नस्ल और खून से। और तीसरी और आखिरी शर्त, संस्कृति, यानी एक साझा सभ्यता, एक जैसे रीति रिवाज, ग्रंथ और त्योहार। इन्हीं 3 पिलर्स पर आप कह सकते हैं उन्होंने हिंदू राष्ट्र की पूरी इमारत खड़ी की। अब इन 3 शर्तों का एक सीधा सा नतीजा भी निकला। वो समुदाय जैसे कि ईसाई या मुसलमान, जिनकी पवित्र भूमि, जिनकी पुण्य भूमि या होली लैंड भारत से बाहर है, वो सावरकर की इस परिभाषा में फिट नहीं बैठते थे। मतलब वो उनके हिंदू राष्ट्र के दायरे से बाहर हो गए। और सावरकर का ये एक वाक्य, हम हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका सीधा सा मानना था कि भाई अपनी साझा जमीन, नस्ल और संस्कृति के आधार पर हिंदू खुद में ही एक मुकम्मल राष्ट्र हैं। उन्हें किसी और पहचान की कोई जरूरत नहीं। तो ये तो थी सावरकर की हिंदुत्व की विचारधारा। अब यहां से हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक बिल्कुल अलग दर्शन की तरफ चलते हैं। ये है दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद। अब ये एकात्म मानववाद या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म ये आखिर है क्या? जरा उस दौर के बारे में सोचिए। दुनिया 2 खेमों में बटी थी, पूंजीवाद और समाजवाद, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। उपाध्याय का कहना था कि ये दोनों ही मॉडल पश्चिमी हैं और भारत के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने एक तीसरा रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से भारतीय हो और जिसके केंद्र में न तो कैपिटल हो, न स्टेट, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान हो। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उपाध्याय ने गांधी जी के विचारों से भी प्रेरणा ली। उन्होंने गांधी के 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स को अपने दर्शन में जगह दी। पहला, सर्वोदय, यानी सबकी तरक्की। दूसरा, स्वदेशी, मतलब अपने देश में बनी चीजों पर जोर। और तीसरा, ग्राम स्वराज,
यानी गांव को आत्मनिर्भर बनाना। इससे पता चलता है कि वो किसी एक विचारधारा में बंधे नहीं थे, बल्कि अलग अलग भारतीय विचारों से अच्छी चीजें ले रहे थे। और अगर हम इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग की बात करें तो उसका दिल बसता है अंत्योदय के विचार में। अंत्योदय मतलब अंत में उदय। इसका सीधा सा मतलब है कि विकास की कतार में जो आखिरी इंसान खड़ा है, सबसे पहले उसका उदय होना चाहिए। सरकार की हर योजना का फोकस उस सबसे गरीब, सबसे वंचित व्यक्ति पर होना चाहिए। उपाध्याय ने सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं की, उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरणा लेकर इंसान की जिंदगी के 4 मकसद बताए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उनका कहना था कि एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छे समाज के लिए इन चारों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अर्थ यानी पैसे के पीछे भागें और बाकी सब भूल जाएं। ऐसा करने से इंसान और समाज दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। और उपाध्याय की पूरी सोच को अगर एक लाइन में समेटना हो तो वो है विचारों का स्वराज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन माइंड। उनका मानना था कि असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। असली आज़ादी तब मिलेगी जब हम पश्चिमी सोच की नकल करना बंद करेंगे और विकास का अपना खुद का भारतीय रास्ता बनाएंगे। ठीक है, तो हमने सावरकर के हिंदुत्व और उपाध्याय के एकात्म मानववाद दोनों को समझ लिया। लेकिन ये सब तो विचार हैं, फिलॉसफी हैं। सवाल ये है कि जमीन पर असल राजनीति में इनका क्या असर हुआ। चलिए अब इनकी पॉलिटिकल लेगेसीज पर एक नजर डालते हैं। और इस टेबल में दोनों के रास्तों का फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, सावरकर का मूल विचार था हिंदुत्व और उनका पॉलिटिकल व्हीकल था हिंदू महासभा। उनका पूरा फोकस एक पॉलिटिको कल्चरल हिंदू राष्ट्र बनाने पर था। वहीं दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय का कोर आइडिया था एकात्म मानववाद और उनका राजनीतिक मंच था भारतीय जनसंघ। उनका फोकस किस पर था? गांव को केंद्र में रखकर एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने पर। और दोनों ही अपने अपने संगठनों के लिए बहुत अहम थे। वीडी सावरकर 7 साल तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे और उन्होंने उसे एक बहुत ही तीखी, एक शार्प आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन दी। वहीं दीनदयाल उपाध्याय 15 साल तक भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी रहे और उन्हें इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, मतलब उसके संगठन को, जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत बनाया। तो हम आज की चर्चा के आखिर में आ गए हैं और यहाँ एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये विचार जो लगभग 1 सदी पुराने हैं, एक तरफ सांस्कृतिक पहचान का विचार और दूसरी तरफ मानव केंद्रित विकास का विचार, ये आज की राजनीति को कैसे और कितना प्रभावित कर रहे हैं? हो सकता है कि आज के भारत में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसें चल रही हैं, उनकी जड़ें और शायद उनके जवाब इन्हीं विचारों में कहीं छिपे हों।